तो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था EOQ, उसकी टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, और अगर हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट का कंसेप्ट दिया गया हो तो उसको EOQ की टोटल कॉस्ट के साथ किस तरह से कंपेयर करके आंसर देते हैं कि वो जो डिस्काउंट है हमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है, इसी टॉपिक को थोड़ा और क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं आज के टॉपिक में। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं। वो कहता है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट फ्रॉम द रॉ मटेरियल विच इज परचेज एट ₹80 पर kg। ठीक है, तो मुझे परचेज प्राइस गिवन है, परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज ₹80 पर kg। ठीक है जी, आगे देखते हैं क्या कहता है। द कंपनी incurs a handling cost of ₹370 plus a freight of ₹380 per order। ठीक है, तो आपको गिवन है हैंडलिंग चार्जेस ₹380 प्लस फ्रेट ऑफ ₹370 पर ऑर्डर। ठीक है, हमें लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, ना ही हमने हैंडलिंग चार्जेस के बारे में कुछ लिखा था, ना ही फ्रेट के बारे में कुछ लिखा था। पर आपको कैसे पता लगेगा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट है या कैरिंग कॉस्ट? जो भी खर्चा पर ऑर्डर दिया गया होता है वो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट बन जाता है। तो यहाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 380 प्लस 370 दैट इज ₹750 पर ऑर्डर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वो क्या कहता है, द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री ऑफ द रॉ मटीरियल्स इज 25 पैसा पर kg पर मंथ। ठीक है, तो कैरिंग कॉस्ट मुझे दी गई है, द कैरिंग कॉस्ट इज 25 पैसा पर kg पर मंथ। ठीक, आगे देखते हैं और क्या गिवन है। दिस मटीरियल, वो कहता है, इन एडिशन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑन द इन्वेस्टमेंट्स इन रॉ मटीरियल्स वर्क्स आउट टू बी ₹12 पर kg। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस हमें गिवन है, दैट इज ₹12 पर kg पर annum। ठीक है, एक चीज ध्यान रखेंगे, कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इज योर इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं और क्या गिवन है। द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 लाख kgs, ये सॉरी 1 लाख यूनिट्स। तो एनुअल प्रोडक्शन हमें गिवन है दैट इज 1 लाख यूनिट्स, और हमें आगे गिवन है ईच यूनिट ऑफ रॉ मटीरियल या ईच यूनिट ऑफ फिनिश गुड is produced, या 2.5 units of finished goods are produced from a single kg of raw material। ठीक है, वो कहता है 1 kg of raw material से हम 2.5 units of finished goods बनाते हैं। तो पहली चीज जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई है सॉल्व करने के लिए, वो कहता है फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो मुझे EOQ कैलकुलेट करके बताना है। उसने कहा है EOQ मुझे कैलकुलेट करना है फॉर रॉ मटीरियल्स। ठीक, तो पहली चीज तो मुझे ये कैलकुलेट करनी है इस गिवन क्वेश्चन में। चलिए, तो O हमने लिख लिया था, I कैरिंग कॉस्ट ये भी I होती है, पर एक चीज ध्यान रखना, ये पर यूनिट है, पर मंथ है, हमें पर एनम चाहिए होता है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ₹3 पर kg पर एनम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इंटरेस्ट कॉस्ट हमने लिखा था, इंटरेस्ट कॉस्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कैरिंग कॉस्ट, तो ये भी हमारा इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो टोटल मेरी I की वैल्यू हो जाएगी ₹15 पर kg पर एनम। ठीक है, तो O मिल गया मुझे, I मिल गया मुझे। अब एक बात रह गई, C कितना है। ठीक है, तो कईयों को लगता है कि C कितना है, दैट इज 1 लाख यूनिट्स। प्रोडक्शन से आपको क्या समझ आता है, क्या प्रोडक्शन रॉ मटेरियल्स की होती है या फिनिश गुड्स की होती है? बिल्कुल ठीक जी, फिनिश गुड्स की होती है। तो इसका मतलब फिनिश गुड्स के यूनिट्स गिवन है आपको 1 लाख। पर मुझे EOQ फिनिश गुड्स के लिए नहीं निकालना है, मुझे ये EOQ कैलकुलेट करना है रॉ मटेरियल्स के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखेंगे, जिस चीज के लिए या जिस मटेरियल के लिए मुझे कैलकुलेशन करनी है, मुझे उसी की कंजम्पशन या जो भी चीजें रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में जो पूछी गई हैं, उसी से रिलेटेड मुझे यूनिट्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यूनिट्स या कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल कैलकुलेट करते हैं, कितना होगा। ठीक, हमें गिवन है कि 1 kg रॉ मटेरियल से 2.5 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स बनते हैं, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 2.5 यूनिट्स of finished goods
आर मेड फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। तो पूरे साल में मैंने 1 लाख यूनिट्स बनाए हैं फिनिश गुड्स के, तो उसके लिए पूरे साल में कितने रॉ मटेरियल्स मैंने यूज किए होंगे? 1 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 1 लाख, दैट इज इक्वल टू 40,000 kgs। तो इसका मतलब अब ये मेरी C की वैल्यू बन जाएगी, ये हमारा C नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा पॉइंट है पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो अब हम इसको EOQ में डालते हैं। 2 इंटू 40,000 इंटू वो था हमारा 750 डिवाइडेड बाय I 15 अंडर द रूट। देखें क्या आंसर आता है, सॉल्व करते हैं इसको। तो 2 इंटू 40,000 इंटू 750 डिवाइडेड बाय 15 अंडर द रूट, तो ये हमारा आंसर आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 2000 यूनिट्स। ठीक है, तो फर्स्ट हमने आंसर कैलकुलेट कर दिया है कि फर्स्ट आंसर इज योर 2000 यूनिट्स। सेकेंड चीज वो आपसे पूछता है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स हमने पहले भी डिस्कस किया था। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑर्डर्स होता है कि कितने टाइम के बाद मुझे ऑर्डर प्लेस करना है। तो अगर आप डेज में निकाल रहे हैं तो पूरे साल के दिन, वीक्स में निकाल रहे हैं तो पूरे साल के वीक्स, मंथ्स निकाल रहे हैं तो पूरे साल के मंथ्स, डिवाइडेड बाय योर नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो यहाँ डेज में कैलकुलेट कर लेते हैं, 365 डिवाइडेड बाय दैट इज, सॉरी हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी अभी कैलकुलेट नहीं किए हैं, तो उसके लिए पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकाला करते थे? पूरे साल की कंजम्पशन डिवाइडेड बाय एक बारी में जितने यूनिट्स हमने परचेज किए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर इस केस में हमारे आ जाते हैं 20 ऑर्डर्स, तो इसको 20 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 18 पॉइंट समथिंग। दिस इज 365 डिवाइडेड बाय 20, 18.25 डेज हो जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाली थी, एनुअल रिक्वायरमेंट जो हमने कैलकुलेट किया था, डिवाइडेड बाय परचेजेस इन 1 ऑर्डर, दैट इज EOQ। तो 20 ऑर्डर्स आ गए थे। एक और चीज हमसे पूछी थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, दैट इज अगर हम डेज में निकाल रहे हैं तो 365 डिवाइडेड बाय योर नंबर ऑफ ऑर्डर्स, वो हमारा ये वाला आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी, ये चीज। अब नेक्स्ट चीज आपसे पूछी गई है, ठीक है, वो कहता है इफ द कंपनी प्रपोजेस टू रैशनलाइज द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑन क्वार्टरली बेसिस, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इट हैज टू टेक। ठीक, तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या है, वो कहता है इफ द कंपनी वांट्स टू रैशनलाइज इट परचेजेस ऑन क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, वो हमने क्या किया, हमने अभी कितने ऑर्डर्स निकाले हैं? 20 ऑर्डर निकाले हैं। तो वो कहता है 20 ऑर्डर की जगह अगर मैं क्वार्टरली बेसिस पे ऑर्डर करूं, इससे आपको क्या समझ आता है? हाँ जी, वो कहता है 20 ऑर्डर की जगह मैं 4 क्वार्टर्स में एक ऑर्डर, मतलब 4 ऑर्डर्स अगर प्लेस करता हूं तो मैं कैसे उस चीज को रैशनलाइज कर सकता हूं। रैशनलाइज का मतलब है कि उसको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट ना पड़े, ना ही उसका कोई बेनिफिट हो, जैसे पहले वो काम कर रहा था वैसे ही उसका काम चलता रहे। तो प्रेजेंटली वो EOQ पे काम कर रहा है और इस पे जो भी टोटल कॉस्ट लगी होगी उसको उस डिस्काउंट पे उतनी ही टोटल कॉस्ट चाहिए है टू रैशनलाइज हिज डिसीजन। ठीक है, तो उसके लिए मुझे पहले क्या खुद से कैलकुलेट करना पड़ जाएगा कि EOQ के ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी। ठीक, तो पहले वही कैलकुलेट करते हैं, टोटल कॉस्ट एट EOQ लेवल। ठीक है, टोटल कॉस्ट एट EOQ लेवल। पहली चीज हम लिखा करते थे दैट वाज द परचेज प्राइस। इसको निकालने के लिए पूरे साल के यूनिट्स 40,000 इंटू एक यूनिट कितने का? 80 रुपीज का, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है 32 लाख रुपीज। ठीक है जी। ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं? 20 ऑर्डर्स हैं। एक ऑर्डर कितने का? 750 रुपए का, तो 15,000 हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। अगली चीज कैरिंग कॉस्ट, इसके लिए फॉर्मूला हमने लिखा था हाफ इंटू परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू I परसेंटेज पर एनम। ठीक है, तो हमने एक ये फॉर्मूला लिखा था। अब यहां पर आप फिर से अटक जाएंगे, आप कहेंगे सर I परसेंटेज पर एनम तो दी ही नहीं है, वो चीज आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपको I परसेंटेज पर एनम ना गिवन हो, कैलकुलेट करना चाहते हो, तो इसका आंसर होता है I पर यूनिट पर एनम डिवाइडेड बाय द मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट।
ठीक, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो मेरा आई टोटल कितना था? 15 रुपीज़ का था। मटेरियल पर यूनिट कितने का था? 80 रुपीज़ का था इन 200। तो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना आंसर आता है। तो 15/80 इन 200, तो ये हमारा आंसर आ जाता है 18.75%। तो हम इस तरह से ये आई की परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो हाफ इंटू परचेज प्राइस 32 लाख्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 20 इंटू 18.75%। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 15,000। ठीक है, मैंने बिना सॉल्व किए इसलिए लिख दिया क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ईओक्यू लेवल पे हमेशा सेम होती हैं। तो टोटल कॉस्ट का हमारा आंसर आ जाता है दैट इज 32,30,000 रुपीज एट ईओक्यू लेवल। ठीक है जी, यहां तक हमने कल भी डिस्कस किया था, पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। ठीक है जी, अब वो कहता है मुझे रैशनलाइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टरली ऑर्डर्स। ठीक है, क्वार्टरली ऑर्डर्स का मतलब कि वो कितने ऑर्डर्स करना चाहता है? 4 ऑर्डर्स करना चाहता है। ठीक है, हमने कैलकुलेट किया था कि हम 20 ऑर्डर्स कर रहे थे। वो कहता है 20 की जगह अगर मैं 4 ऑर्डर्स में ये काम को रैशनलाइज करना चाहता हूं तो मुझे अपने सप्लायर से कितना डिस्काउंट चाहिए होगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया रैशनलाइज करने का क्या मतलब है कि अगर टोटल कॉस्ट इतनी मेरी आ जाती है इस डिसीजन के ऊपर तो ये काम मेरा रैशनलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें डिस्काउंट पूछ रहा है, तो डिस्काउंट कैसे निकाल सकते हैं? हम ले लेते हैं लेट परचेज प्राइस आफ्टर डिस्काउंट बी से ₹X। हम अज्यूम कर लेते हैं कि डिस्काउंट के बाद जो मुझे परचेज प्राइस पड़ेगी वो कितनी होगी? X रुपीज़ की हो जाएगी। तो टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं जी। अब परचेज प्राइस दैट इज वो हमने अज्यूम किया है X रुपीज़ का है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 4 ऑर्डर्स हैं अब हमारे। एक ऑर्डर 750 रुपये का 3000 रुपये। कैरिंग कॉस्ट के लिए फॉर्मूला डालते हैं हाफ परचेज प्राइस नंबर ऑफ ऑर्डर्स आई परसेंटेज पर आनम। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, कितनी आती है ये चीज़? तो दिस इज 1 into 18.75% divided by 8. This comes to 0.0234375x। और ये टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होनी चाहिए है रैशनलाइज करने के लिए? 32,30,000 की ये चीज़ इक्वल होनी चाहिए है। तो अब इसको इक्वेट करते हैं, देखते हैं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ से अब सॉल्व करके देखते हैं हमारा x का क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो x प्लस 3000 प्लस 0.0234375 x इज इक्वल टू 32,30,000। 1.0234375x इज इक्वल टू 32,27,000। तो यहाँ से हमारा x कैलकुलेट हो जाएगा। वो देख लेते हैं कितना आता है। 32,27,000 डिवाइडेड बाय 1.0234375। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 3153099, या इसको मैं 3100 कर देता हूँ। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे डिस्काउंट के बाद ये 32 लाख का सामान जो हमने लिखा था इस प्राइस में मिल जाएगा तो हम ये चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। तो इसका मतलब मुझे डिस्काउंट कितना मिला है? 32 लाख में हम पहले खरीद रहे थे, अब हमें 31,53,100 का पड़ जाएगा। तो इसका मतलब 46,900 रुपीज़ मेरे डिस्काउंट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं? डिस्काउंट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये देख लेते हैं क्या वैल्यू आएगी। 46,900 डिवाइडेड बाय 32 लाख इंटू 100, दिस इज 1.46%। तो अगर मेरा सप्लायर मुझे परचेजिंग पे 1.46% का डिस्काउंट दे देगा तो हम क्वार्टरली बेसिस पे उसका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेंगे या उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए जी, ये चीज़ सबको क्लियर है, समझ आती है।
ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से जो इसमें करने वाला पॉइंट, बाकी तो ऑलमोस्ट हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि रॉ मटेरियल के यूनिट्स हमने किस तरह से कैलकुलेट करने थे। ठीक है जी, तो पिछली क्लास का एक जो टॉपिक था उसी को थोड़ा सा हमने और क्लियर आउट किया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर आपके लिए एक और लेक्चर प्रिपेयर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक जो छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज दी मटीरियल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर पूछा जा सकता है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। आपने वैसे किया होगा अपने +2 में, एक स्टॉक टर्नओवर रेशियो हम किया करते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन द एवरेज स्टॉक, ऑलमोस्ट वैसा सही फॉर्मूला है। तो मटीरियल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय द एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल्स। ठीक है, और एवरेज स्टॉक हम किस तरह से कैलकुलेट किया करते थे? एवरेज स्टॉक वाज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो जो भी रॉ मटेरियल्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, वो एवरेज स्टॉक का आंसर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकाल दिया जाएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस दी क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरह से हम रॉ मटेरियल्स कंज्यूम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे हम कॉस्ट शीट में किया करते थे। रॉ मटेरियल्स कंज्यूम कैसे निकालते थे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस दी क्लोजिंग स्टॉक। चलिए, जिसको डिस्कस करने के लिए भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन है। ठीक है, आपको गिवन एक मटेरियल एक्स है, उसका ओपनिंग स्टॉक आपको दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 1400 kgs। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1400 kgs। परचेजेस गिवन है। ठीक है, परचेजेस हमें दिया गया है, परचेजेस आर 23,000 kgs। ठीक, और क्लोजिंग स्टॉक मुझे दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 400 kgs। ठीक है, और आपको गिवन है कि वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल इज 2 रुपीज पर kg। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे कैलकुलेट करके बताना है कि मटेरियल टर्नओवर रेशियो क्या बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सी एक चीज है। तो पहले कैलकुलेट करते हैं कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम कितना हो जाएगा। तो मटेरियल्स कंज्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा अभी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस दी क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, ये हमने फॉर्मूला लिखा है कैलकुलेट करने के लिए। ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरे पास? 1400 kgs है। परचेजेस कितना है? 23,000 kgs है। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास? 400 kgs का है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज 24,000 kgs। पर हमने कॉस्ट की बात की है, ये तो हमने स्टॉक यूनिट्स में कैलकुलेट किया है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? हमें वैल्यूएशन के लिए गिवन है कि ये स्टॉक किस पे वैल्यू करना है, 2 रुपीज पर kg के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू करना है। तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 24,000 इंटू 2 रुपीज, दैट इज इक्वल टू 48,000 रुपीज। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चीज जो मुझे कैलकुलेट करनी है, दैट इज द एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करना है। तो एवरेज स्टॉक हम कैसे निकाल देंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास 1400 का, क्लोजिंग स्टॉक 400 का, डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 900 kgs। ठीक है, ध्यान रखना है ये भी यूनिट्स है, पर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज 900 इंटू 2, 1800 रुपीज। अब इसको टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला में डाल देते हैं। मटीरियल टर्नओवर रेशियो दैट इज इक्वल टू मटीरियल्स कंज्यूम 48,000 अपॉन एवरेज स्टॉक दैट इज इक्वल टू 1800। तो देख लेते हैं क्या आंसर आता है। 48,000 डिवाइडेड बाई 1800, दिस कम्स टू 26.67 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आंसर आ जाता है 26.67 टाइम्स। इसके साथ वो आपसे पूछ सकता है स्टॉक होल्डिंग पीरियड। ठीक है, क्या आपको बताना है कि हम स्टॉक कितने पीरियड के लिए होल्ड करके रखते हैं बिफोर इट इज कंज्यूम। ठीक है, तो इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला, डेज में कैलकुलेट कर रहे हैं तो एनुअल डेज, वीक्स में कर रहे हैं तो एनुअल वीक्स, मंथ्स में कर रहे हैं तो एनुअल मंथ्स डिवाइडेड बाय योर मटेरियल टर्नओवर रेशियो।
तो हम अगर डेज में निकालें 365 डिवाइडेड बाई 26.66 या 67, तो ये हमारा हो जाएगा 365 डिवाइडेड बाई 26.66, दिस इज इक्वल टू 13.69 डेज। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट द मटेरियल टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम डिवाइडेड बाय द एवरेज स्टॉक। ठीक है, मटेरियल कंज्यूम के लिए ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस द क्लोजिंग स्टॉक, और एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा आज का सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक था। एक हमने पिछले टॉपिक का क्वेश्चन आज रिवाइज किया था। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है। थैंक यू।